हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग। तो नीट 2020 में बच्चों दो पेपर हुए थे। एक 13 सितंबर को हुआ था जो मैक्सिमम बच्चों ने दिया था, लेकिन कोविड के कारण जो वो नीट 2020 13 सितंबर का नहीं दे पाया था, उसका एक और नीट ने पेपर कराया था जो 14 अक्टूबर को हुआ था। उसी 14 अक्टूबर को जो नीट 2020 का पेपर हुआ था उसी के सॉल्यूशन आज अपन लेकर यहाँ पे आए हैं फिजिक्स के लिए बच्चों। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो फिजिक्स का दिया हुआ है उसमें मीन फ्री पाथ एल बोला हुआ है और डायमीटर दिया हुआ है गैस मॉलिक्यूल का डी। इनमें रिलेशन पूछा हुआ है। तो मीन फ्री पाथ माध्य मुक्त पथ, उसको हम लोग वैसे लैम्डा बोलते थे, इस सवाल ने एल बोल रखा है। और लैम्डा की वैल्यू 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर, ये आपको हम डेरिवेशन भी क्लास में बताते थे। तो एल यहाँ से 1/d स्क्वायर के समानुपाती हो जाएगा, यानी सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मीन फ्री पाथ का ये क्वेश्चन है और काफ़ी बार आ चुका है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो नीट 2020 जो कोविड के कारण हुआ था 14 अक्टूबर को, उसके सॉल्यूशंस अपन कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बच्चों सेकंड आ जाएगा। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। और सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कन्वर्टेड इनटू एन टाइप। बच्चों एन टाइप में आपको कन्वर्ट करना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एन टाइप में, मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज कैरियर ज़्यादा होने चाहिए। और अगर नेगेटिव चार्ज कैरियर ज़्यादा होने चाहिए तो डोपिंग किसकी करनी पड़ेगी आपको? फॉस्फोरस की डोपिंग उसमें करनी पड़ेगी बच्चों, है ना। तो एन टाइप में अगर आपको डोपिंग करवानी है तो किसकी करवा सकते हो आप? फॉस्फोरस की करवा सकते हो, जिससे कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा? वो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तभी वो क्या बन जाएगा? एन टाइप बन जाएगा। या तो थर्ड ग्रुप की या तो फिफ्थ ग्रुप की आपको डोपिंग करवानी पड़ती है, और एन टाइप के लिए आपको फॉस्फोरस की डोपिंग करवानी पड़ जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? हाफ लाइफ रेडियो एक्टिविटी सैंपल ऑफ अल्फा डीके। तो टी हाफ आपको क्या दिया गया है बच्चों? 1.4 × 10⁻17 दिया गया है। ये टी हाफ दिया गया है। इफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल इज दिस देन एक्टिविटी। बच्चों एक्टिविटी का फॉर्मूला होता था लैम्डा एन। लैम्डा की वैल्यू होती थी 0.693 अपॉन टी हाफ, 1.4 × 10⁻17, है ना। लैम्डा की वैल्यू होती थी ln2/t हाफ। ln2 को अपन ने 0.693 लिख दिया है अपॉन 1.4 × 10⁻17 टी हाफ इंटू एन। तो नंबर ऑफ न्यूक्लिया कितने दिए हुए हैं? 2 × 10⁻21 ये दिया हुआ है। इसको 0.7 मान लो, 0.7 × 2 तो 1.4 से 1.4 कैंसिल हो जाएगा। 17 ऊपर आएगा तो 10⁻21 - 17 यानी 10⁻4। 10⁻4 मतलब थर्ड क्वेश्चन का आंसर सेकंड आ जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वो देख लीजिए और रिलैक्स, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ मैं आपको। आप कोशिश कीजिए कि खुद से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। या वीडियो पॉज कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि साथ में आप भी फुल कोर्स का इसे एक टेस्ट मानते हुए ज़रूर से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया है ईएम वेव विद शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ सबसे कम किसकी होगी? बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता था वो क्या होता था? गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव, ये स्पेक्ट्रम होता था। नीचे आने पे लैम्डा इंक्रीज होता था। तो अपने को सबसे कम लैम्डा चाहिए, और सबसे कम लैम्डा चाहिए तो इसमें गामा रेज जो दिख रही हैं उन्हीं का लैम्डा सबसे कम होगा, ठीक है। नीचे आने पे लैम्डा बढ़ता है। रेडियो वेव का सबसे ज़्यादा होता है, उसकी एनर्जी सबसे कम हो जाती है। गामा की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, लैम्डा उसका लीस्ट रहता है। तो स्पेक्ट्रम याद होगा, 4 इसका आंसर आ जाएगा। ये स्पेक्ट्रम याद कर लेना, नीट वाले सवाल पूछते रहते हैं इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन में आपसे बोला गया है करंट आई। करंट आई की वैल्यू निकालनी है आपको। अब ये बताओ, ये 4 वोल्ट और 2 वोल्ट, ये 6 वोल्ट हो जाएगा बच्चों। 6 वोल्ट क्यों हो जाएगा?
क्योंकि दोनों सेम पोलैरिटी से जोड़ा गया है। ये भी इधर ही करंट फ्लो कराएगा, ये भी इधर ही करंट फ्लो कराएगा। V इक्वल्स टू आई आर लगा देना बच्चों। V की वैल्यू 6 है, I की वैल्यू पता नहीं है। R की वैल्यू भी अगर आप देखोगे तो 6 ही आ जाएगी, क्योंकि ये 1 और 1 2, 2 और 4 6 हो जाएगा, सब सीरीज में ही है। तो 1 और 1 2, 2 और 4 6 आ जाएगा। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 एम्पियर। यानी फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को बताना है रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बताना है। बताओ, ये 4 और 8 मिलके 12 बना लेगा बच्चों। सीरीज में है, कैसे पता लगा सीरीज में है? जो करंट इस 4 में आएगा वही करंट इस 8 में जाएगा, तो ये सीरीज में है। अब ये 12 इस नीचे वाले 6 के साथ पैरेलल आ जाएगा। वो कितना बन जाएगा? 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो वो आ जाएगा 12 इंटू 6 अपॉन 18 या 4 आ जाएगा, क्योंकि 6 को इससे कैंसिल करोगे, 6 3 जा 18, 3 4 जा 12, तो 4 आ गया। इसका मतलब ये जो ऊपर 4 8 और 6, या इस फिगर में देख लीजिए, ये 4 8 और 6 मिलके तो 4 बना दिए। तो फिर बाकी क्या रह गया? एक ये 4 बाकी रह गया। इन तीनों ने मिलके एक 4 बनाया, और ये एक 8। ये सब सीरीज में है। 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 ओम सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, एक व्हील है जो घूम रहा है, पहिया है घूम रहा है, 120 आरपीएम से घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। बच्चों, आपको हम पढ़ाते थे कि कोई भी रॉड है, अगर वो रॉड घूमती है ओमेगा से, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता था हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। और याद रखना कि ऐसे कितनी भी रॉड्स घूमे, हम ऐसे बनाते थे कि कोई व्हील है, इस व्हील में कितने भी रॉड्स हों फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सब पैरेलल बैटरीज हो जाएंगी, समांतर बैटरी हो जाएंगी। और पैरेलल बैटरी अगर सेम होती है तो टोटल ईएमएफ एक बैटरी के बराबर होता है। इसलिए 20 स्पोक्स दे रखी हैं उसने, मतलब ऐसी 20 यहाँ पे आपको स्पोक्स दे रखे हैं, आरे दे रखे हैं। साइकिल होता है, साइकिल का जो पहिया होता है उसमें 20 तार जैसी चीज़ें दिखती हैं, उसको स्पोक्स कहते हैं अपन, ये ताड़ियाँ कहते हैं वैसे तो, शुद्ध हिंदी की बात करूँ मैं तो। लेकिन वो कितनी भी संख्या में हो, कितना भी नंबर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारी पैरेलल ही होंगी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का यही फॉर्मूला है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। वैल्यूज़ रख दो, आंसर आ जाएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। इसको एक बार हटा देता हूँ मैं, और अपन वैल्यू लिखते हैं किस में? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर में। बताइए, हाफ तो हाफ रह जाएगा, बी की वैल्यू है 0.4 इंटू 10 की पावर -4, क्योंकि गॉज में है और गॉज की वैल्यू 10 की पावर -4 टेस्ला दे रखी है, तो हाफ बी हो गया। ओमेगा, अब ये 120 आरपीएम दिया हुआ है, आरपीएम को तुम 60 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। आरपीएम था मिनट, 60 से डिवाइड किया तो रेवोल्यूशन पर सेकंड आ गया, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एफ कहते हैं। और एफ आ गया तो ओमेगा की वैल्यू होती थी बच्चों 2 पाई, एफ की वैल्यू 2 आ गई, ओमेगा की वैल्यू 4 पाई आ गई। ओमेगा की वैल्यू 4 पाई आ गई तो ये बी तो था ही, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 पाई से और इंटू एल स्क्वायर। एल की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यही आंसर आ जाएगा अपने पास। अब ये आंसर कितना आ जाएगा? 2 से इसको कैंसिल करोगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 इंटू 0.4, तो 2 इंटू 0.4 आ जाएगा बच्चों 0.8। 0.8 और पाई भी है यहाँ पे, 0.8 और पाई भी है यहाँ पे, तो 0.8 हो गया, पाई हो गया, और 10 की पावर -4 भी है, तो 10 की पावर -4 आ जाएगा। और 0.8 पाई, तो पाई होता है 3.1, और 3.1 को तुम्हें किससे मल्टीप्लाई करना है? 0.8 से। 8 1 जा 8 मान लो, 8 3 जा 24 मान लो, तो 2.48 इंटू 10 की पावर -4, 2.48 मान लो, या 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मान लो। सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 7th क्वेश्चन का। सॉल्व करना है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर से सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा 7th क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन।
8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन में पूछा है फॉरवर्ड बायसिंग कौन सा है। बच्चों फॉरवर्ड बायसिंग में ये जो डायोड है अगर ये हाई पोटेंशियल पे हो जाए और ये लो पोटेंशियल पे हो जाए उसी को फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। बताइए इसमें ये -3 है, मतलब ये लो पोटेंशियल है, ये 0 है, ये हाई पोटेंशियल है, तो यही आंसर आ गया, यही हो गया हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल पे हो गया। दूसरा वाला चेक करना हो तो बताइए मेरे को, ये -2 -4 है ना, अगर नहीं समझ में आए तो दोनों तरफ 4 ऐड कर दो। पोटेंशियल रिलेटिव होता है, विभव सापेक्ष राशि होती है, तो दोनों तरफ 4 ऐड कर दो। 4 ऐड करते तो -4 में 4 ऐड करते ये 0 हो जाता, -2 में 4 ऐड करते ये 2 हो जाता, तो ये 0 है ये 2 है, तो ये हो गया हाई पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल है तो रिवर्स बायसिंग हो गई। यहाँ पे भी 5 है तो यही हाई पोटेंशियल हो गया, ये भी रिवर्स बायसिंग है। ये 2 है, ये -2 है, तो 2 ही हाई पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है, तो ये भी रिवर्स बायसिंग हो गई। तो इसीलिए फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर था वो पहले ही हमें पता लग गया था। ये हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए, ये लो पोटेंशियल पे होना चाहिए, तभी उसे हम क्या बोलते थे, फॉरवर्ड बायसिंग कहते थे। तो 8th क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर आ जाएगा अपने पास। चलिए 8th के बाद क्वेश्चन नंबर 9th पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आसान है, जो आपके एग्ज़ाम में आता रहता है, तो प्लीज़ उसे अच्छे से कर लीजिए। क्वेश्चन ने बोला है हमसे कि इन विच कलेक्टर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस लोड रजिस्टर इज 800 ओम। तो कलेक्टर का ड्रॉप कितना दिया हुआ है, 800 ओम के अलोंग 0.8 वोल्ट। देखिए बच्चों ये जो है ना 800 ओम, इसके अलोंग आपको V कितना दिया है, 0.8 वोल्ट दिया है। तो एक ही लाइन का आंसर आ गया, V बराबर IR लगाओ, 0.8 वोल्ट लिखा, किसके अलोंग लिखा है, इसी 800 के अलोंग लिखा है, तो इसमें से जाने वाला करंट I मान लो, इसका रेजिस्टेंस कितना मान लो, 800 मान लो, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.8/800 आ जाएगी। यानी कितना आंसर आ जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा अपने पास 8 से 8 कैंसिल, पॉइंट था यहाँ पे 10⁻⁻1, नीचे 10⁻2, 10⁻3 एम्पियर, उसको हम बोलते हैं 1 मिली एम्पियर। 9th का आंसर आ जाएगा 4th। ठीक है, तो यही पूछा है, कलेक्टर करंट पूछा था, तो कलेक्टर, ये कलेक्टर यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए कलेक्टर करंट, और कलेक्टर में आपको इसके अबाउट वोल्टेज भी 0.8 दिया था, तो करंट तो निकल ही जाएगा जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10th पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में बोला हुआ है 2 सॉलिड कंडक्टर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, है ना, तो सेम मटेरियल, समान पदार्थ, सेम लेंथ दिया हुआ है, सेम रेजिस्टेंस दिया हुआ है। बच्चों R की वैल्यू होती है ρL/A। क्या सेम रेजिस्टेंस बोला हुआ है, R सेम। बच्चों मटेरियल सेम है, अगर मटेरियल सेम है तो रेसिस्टिविटी, पदार्थ सेम है तो प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, मटेरियल सेम है तो रो भी सेम आ गया, सेम लेंथ है तो एल भी सेम आ गया। अगर ये तीनों चीज़ें सेम हैं तो बच्चों एरिया भी क्या होना पड़ेगा, सेम, और एरिया सेम है तो A1/A2 का रेशियो वो कितना आना पड़ेगा, 1:1, यानी 10th का आंसर 3rd आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नीट का पेपर है, कोविड चल रहा था, तो ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं कि थोड़ा सा भी बच्चा साल भर पढ़ा होगा तो बड़ी आसानी से कर लेगा सॉल्व। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन का आंसर 3rd आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, 10th के आगे क्वेश्चन नंबर 11th में आ जाइए बच्चों। 11th में बोला है कि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट इंटरफेयर टू फॉर्म फ्रिंज पैटर्न। फ्रिंज पैटर्न की बात चल रही है। सेंट्रल मैक्सिमा का फेज डिफरेंस, बच्चों अगर YDSC की मैं बात करूं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, तो सेंटर पॉइंट पे जब रेज आती हैं तो सेंटर पॉइंट पे जो भी वेव्स आती हैं उनमें Δx 0 होता है, पाथ डिफरेंस, पथांतर 0 होता है, क्योंकि जितना ये चलेगी उतना ये भी चलेगी, और Δx 0 है तो डेल्टा फाई की वैल्यू होती थी 2π/λ Δx, और Δx को 0 रखोगे तो डेल्टा फाई भी 0 आ जाएगा। और सबको पता ही होता है कि सेंटर पर Δx डेल्टा फाई दोनों 0 होते हैं। 11th का सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12th आ गया है बच्चों, तो 11th हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 12th में आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 12 आपसे 5 रीडिंग टाइम की दी गई है, परसेंटेज एरर पूछी गई है। अब ये 5 टाइम की वैल्यूज़ दी गई है ना, तो आप एवरेज रीडिंग निकाल लो पहले, है ना। तो एवरेज रीडिंग कैसे निकालोगे? एवरेज रीडिंग कैसे निकालोगे? क्योंकि 5 रीडिंग दे रखी हैं, इन सबको जोड़ के डिवाइड बाय 5 कर दो। 1 2 3 4 5 है ना, तो इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर दो। तो इन सबको ऐड करते तो कितना कितना आता? ऐड इनको करना है तो इधर लिख लेता हूँ 1.25, 1.24, 1.27, 1.21, 1.28, इन सबको ऐड करना है अपने को। बताइए कितना हो जाएगा ये? 8 और 1 कितना हो गया? 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25, 5 और 2 ऊपर आ गया, कितना आएगा ये? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 आ गया। 12 मतलब 2 और 1 ऊपर, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया, 6.25। तो एवरेज रीडिंग का मतलब सारी रीडिंग को जोड़ा हमने और डिवाइड कर दिया 5 से। तो एवरेज रीडिंग यहाँ पे जो आएगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी? जैसा कि बताया 6.25/5 है ना। और इसको अगर तुम डिवाइड करो तो 5 बन जा 5 आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। 5 2 10, 1.25 आ जाएगा। तो एवरेज रीडिंग कितनी दे रखी है? 1.25। अब बच्चों इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन एवरेज एरर भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास एवरेज वैल्यू कितनी आई है? 1.25 आई है। 1.25 के कंपैरिजन में, 1.25 की तुलना में बताइए इस रीडिंग में तो कोई भी एरर नहीं है, ये तो 1.25 ही है। इसमें कितनी एरर आ जाएगी? 0.01 की। 1.27 इसमें कितनी एरर आ जाएगी? 0.02 की। 1.21 इसमें कितने की एरर आ जाएगी? 0.04 की। और 1.28 इसमें कितनी एरर आ जाएगी? 0.03 की एरर। वो हमेशा आप पॉजिटिव में लिखिए, क्योंकि एरर क्या है? छोटी गलती प्लस छोटी गलती बराबर बड़ी गलती। ऐसा नहीं कि गलती ने गलती को काट दिया। तो ये अपन ने एवरेज रीडिंग निकाली थी, अब मैं एवरेज एरर निकाल लेता हूँ, है ना। क्योंकि अपने पास रीडिंग बहुत सारी हैं, तो एवरेज रीडिंग ये रही, एरर बहुत सारी हैं, तो एवरेज एरर क्या हो गई इसमें? एवरेज एरर आ जाएगी, पहले रीडिंग में तो कोई एरर नहीं, 0, तो 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.03 अपॉन 5। ये 4 और 3 7, 7 और 3 10, मतलब 0.1/5 इतनी एरर आई है। तो परसेंटेज एरर कितनी हो जाएगी? परसेंटेज मतलब एरर कितनी आई है? 0.1/5 एरर आई है। कितने में से आई है? 1.25 में से आई है, इंटू 100। बस यही आंसर आ जाएगा आपके पास। इसको आप क्या लिख सकते हो? 0.1/5 इंटू 1.25 और इंटू 100 है ही यहाँ पे। तो 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास आ जाएगा 10/6.25, 10/6.25, यानी इसका आंसर 2 से छोटा ही आएगा। 6 2 12 होता है, 2 से थोड़ा सा कम, 1.6 12th का फर्स्ट आंसर आ जाएगा। एक अच्छा सवाल है, एवरेज एरर निकालना आता होगा तो हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 12th के आगे क्वेश्चन नंबर 13। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 में BCDEB इस लूप में अपने को किरचॉफ की इक्वेशन लगानी है। बच्चों करंट हमेशा हाई से लो जाता है, जैसे करंट यहाँ पे ऐसे दे रखा है तो यहाँ पे प्लस माइनस पहले ही लगा लो। प्लस मतलब ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तभी करंट इधर गया होगा। बैटरी में यही प्लस यही माइनस होता है, बैटरी में ये माइनस ये प्लस होगा ही। और अगर करंट I3 ऐसे नीचे आ रहा है तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। अब इसने जो लूप बोल रखा है B से C जाना है, बताओ B से C जाएंगे तो क्या आप माइनस से बाहर निकल रहे हो? तो लिखना -I2R2, -I2R2। जिस एंड से बाहर निकलोगे वो साइन लगा दो बस, ठीक है। ऐसे यहाँ से इधर आए, फिर यहाँ से नीचे आओगे, क्या माइनस से बाहर निकल रहे हो तो -E2 आ जाएगा। अच्छा यहाँ से इधर आए, यहाँ से इधर आए, फिर D से E जाओगे। अगर आप D से E जा रहे हो तो प्लस से बाहर निकलोगे तो +E3 हो जाएगा। और फिर यहाँ से ऊपर जाओगे तो प्लस आ जाएगा I3R1, प्लस I3R1 बराबर 0।
तो कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, -I2R2 -I2R2 पहले और दूसरे में ऑप्शन में दिख रहा है -E2 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी +E2 है, यहाँ भी +E2 है, तो ये तो बात बन नहीं पाएगी। इसका मतलब ये माइनस माइनस है, तो यहाँ पे थर्ड या फोर्थ में से कोई एक आंसर सही हो जाना चाहिए, है ना। इस इक्वेशन को तुम माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन बन जाएगी I2R2 + E2, तो I2R2 + E2 -E3 और -I3R3, थर्ड इसका आंसर आ जाएगा अपने पास, ठीक है। इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 13th क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो KVL लिखने का सबसे आसान तरीका है +- साइन लगा दो, जिस एंड से जिस सिरे से बाहर निकल रहे हो वो साइन लगा दो, परफेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। 14th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 14th क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है, आपको बताना है रो और m0 क्या है। बच्चों इक्वेशन PV = nRT तो आपने सुनी ही होगी। इसमें PV क्या, मोल को मैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू R2 द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान लिखा जा सकता है। तो P की वैल्यू आ जाएगी m/v RT/mW। V को मैं नीचे ले आया हूँ, तो ये m/v क्या हो जाएगी, डेंसिटी या घनत्व हो जाएगा। कौन सा, द्रव्यमान का घनत्व हो जाएगा, द्रव्यमान का घनत्व या मास डेंसिटी हो जाएगी, है ना। और m0 क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 14th क्वेश्चन का आंसर फोर्थ आ जाएगा। वैसे भी ये क्वेश्चन याद रहती है, P = dRT/mW, उससे भी कंपैरिजन कर सकते थे, चाहो तो प्रूफ कर लेना। आगे चलो 14th के आगे चलो, तो 14th के आगे क्वेश्चन नंबर 15 आ जाएगा बच्चों। फ्लक्स का क्वेश्चन दिख रहा है, तो बताइए 15th क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल एट 4 सेकेंड। तो बच्चों E की वैल्यू होती थी -dφ/dt, और हमसे मैग्नीट्यूड या परिमाण पूछा है dφ/dt। इसका अवकलन करिए, डिफरेंशिएशन कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 10t + 3, t² का 2t होएगा और वो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10t + 3, और t की वैल्यू 4 डालोगे, 10 × 4 + 3 तो 40 + 3 43। 15th क्वेश्चन का थर्ड आंसर वो आ जाएगा अपने पास, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और इसी में क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ 90 सेंटीमीटर। जो रस्सी की लंबाई दे रखी है वो 90 सेंटीमीटर दे रखी है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज़ दे रखी है, 120 हर्ट्ज़। तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अगर बोला गया है तो ये मानना कि गिटार है ये, तो दोनों एंड पे रस्सी बंधी हुई है, और दोनों एंड्स पे रस्सी बंधी हुई है, तो ये मानिए आप कि इसको अपन मान सकते हैं कि यहाँ पे भी नोड है और यहाँ पर भी नोड है। नोड और नोड के बीच की दूरी होती थी बच्चों λ/2, इसी को लेंथ बोला गया है। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2L, और वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा करोगे तो यहाँ से लैम्डा की जगह 2L अगर लिखते तो F की वैल्यू आती V/λ, और लैम्डा की जगह 2L, जो डायरेक्टली रिजल्ट याद होता है बट मैंने डेरिवेशन बता दिया। तो फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, V/2L। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या मूलभूत आवर्ती कितनी आ जाएगी, V/2L। इसको एक बार हटा देता हूँ मैं। तो बताइए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो आई है V/2L, L की वैल्यू 90 दे रखी है, V/2L, और इसकी वैल्यू दे रखी थी 120 के बराबर। तो V/2L की वैल्यू कितनी है, 120 के बराबर। अब आपसे क्या बोला है कि वेयर शुड इट बी प्रेस्ड टू प्रोड्यूस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 180 हर्ट्ज। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें कितनी बनानी है, 180 हर्ट्ज बनानी है। तो वापस से फॉर्मूला लगाइए, F = V/2L, और F की वैल्यू हमें दे रखी है 180। V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो 2 × 90 × 120। यहाँ से V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 90 × 120 V, और नीचे आ जाएगा 2L। तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F की वैल्यू 180 है, V की वैल्यू यहाँ से लिख दिया अपन ने,
और 12 की जगह 2L आ गया तो नई लेंथ पता लग जाएगी आपको। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 90 से ये 2 आ जाएगा, L इधर आ जाएगा, 120/2, 120/2 मतलब 60 मतलब कि थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16th क्वेश्चन का। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए 17th क्वेश्चन में बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया गया है, वेवलेंथ पूछी गई है। तो वापस से बताइए, इक्वेशन होती थी साइन kx प्लस ओमेगा टी, साइन kx, तो k की वैल्यू पाई इंटू 10 की पावर 3 दे रखी है। बच्चों कंपैरिजन कर लो, जो भी x के साथ जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको k बोलते थे। k की वैल्यू है पाई इंटू 10 की पावर 3 और k की वैल्यू होती थी 2 पाई बाई लैम्डा। तो 2 पाई बाई लैम्डा की वैल्यू पाई इंटू 10 की पावर 3 दे रखी है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2/10 की पावर 3, 2/10 की पावर 3 यानी 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर 17th का थर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, आओ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18th में क्या बोल रखा है आपसे कि बैरोमीटर आपन ने बनाया हुआ है, एक दाब मापी बनाया हुआ है, प्रेशर मेजर करवाएंगे यूजिंग लिक्विड। एक नया लिक्विड है जिसकी डेंसिटी आपको 760 दे रखी है। तो व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम व्हेन मरकरी बैरोमीटर रीड 76। अब मरकरी का जो बैरोमीटर है, जो मरकरी का दाब मापी था, उसका हाइट थी 76 सेंटीमीटर। तो ये जो नया वाला आपने बनाया है दाब मापी या बैरोमीटर, उसकी हाइट कितनी होगी? तो बच्चों रो जी एच बराबर रो जी एच कर दीजिए। रो जी एच एक बार तुम मरकरी का निकाल लेना और एक बार रो जी एच किसका, ये जो नया लिक्विड है उसका। जी से जी तो कैंसिल है ही, मतलब यहाँ पे रो1 H1 बराबर रो2 H2 करने से आंसर आ जाएगा। तो रो1 पहले मैं मरकरी का रो लिख लूँ, कितना है 13600, ये रो इनटू हाइट कितनी है 76 सेंटीमीटर, तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा, 76 लिख दिया मैंने। ये रो इंटू एच लिखा मैंने मरकरी का। ऐसे ही रो आपको 760 दे रखा है डेंसिटी नए वाले की। तो अब नए वाले की हाइट कितनी आ जाएगी, एच वो निकाल लेंगे अपन। तो ये 76 से 76 कैंसिल हो गया, एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, एच की वैल्यू आ गई 1360 सेंटीमीटर और 100 से डिवाइड करेंगे तो 13.6 मीटर, यानी कि थर्ड इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, बैरोमीटर प्रेशर रीड कर रहा है और बोला गया है कि इसमें एक नए लिक्विड से बनाया गया है प्रेशर, तो प्रेशर सेम ही तो रीड करेगा, तो प्रेशर को सेम कर दिया है। मरकरी का प्रेशर रो जी एच था, नए वाले का प्रेशर भी रो जी एच है, बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। आगे चलो, अगले क्वेश्चन में चलो, 19th क्वेश्चन में आओ। 19th क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ये कौन सा प्रोसेस है। बच्चों इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, शायद दाब नियत है समदाबीय प्रक्रम, दाब नियत है, प्रेशर कांस्टेंट है, समदाबीय या आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा। ये 19th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ नहीं रहा है, समदाबीय आइसोबारिक। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। 19th के बाद 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। 20 नंबर के क्वेश्चन में बोला हुआ है एफिशिएंसी। बच्चों कार्नो साइकिल की एफिशिएंसी होती थी 1 माइनस सिंक का टेम्परेचर अपॉन सोर्स का टेम्परेचर। तो एफिशिएंसी केवल किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। तो एफिशिएंसी किस पर निर्भर करेगी, सोर्स और सिंक के तापमान पर। 20 में का तीसरा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद होगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो 20 नंबर का क्वेश्चन भी हो जाएगा। 20 के आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 पे बताओ। 21 नंबर का क्वेश्चन डायपोल का सवाल है, द्विध्रुव का सवाल है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। अब इक्वेटोरियल प्लेन अगर द्विध्रुव ऐसा है, डायपोल ऐसा है, तो ये जो लाइन होती है इसको हम इसका क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन, है ना। यहाँ पे कोई आर दूरी है, आर डिस्टेंस है, आर दूरी या आर डिस्टेंस पर आपको क्या बोला गया है, डायपोल के कारण विद्युत क्षेत्र बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो वो तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है कि इक्वेटर पर
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन विपरीत होती है, डायपोल के अपोजिट होती है, और मैग्नीट्यूड आता है kp/r³। अगर एक्सिस होता तो 2kp/r³ आता, तो इक्वेटर पे कितना आएगा kp/r³, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा कितना, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। k को क्या लिखा हुआ है 1/4πε0, तो 1/4πε0 kp/r³। एक यहाँ पे माइनस भी लगाया हुआ है, माइनस क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि इक्वेटर पर या निरक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, वो द्विध्रुव के डायपोल के विपरीत दिशा में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और अगर एक्सिस पर पूछता तो थर्ड आंसर आता, क्योंकि एक्सिस पर 2kp/r³ आता है, सेम डायरेक्शन में आता है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आ जाएगा, 21 का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि इक्वेटर पर निरक्ष पर बात की जा रही है। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन है, आपने पूरे साल फिजिक्स पढ़ी होगी ना, तो ये सब चीज़ें याद ही हो जाएंगी, कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 22, लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड। कोई ऐसा द्रव आपने डाला जिसने सॉलिड को वेट नहीं किया, गीला नहीं कर पाया, तो कांटेक्ट एंगल बच्चों क्या हो रहा होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया होगा। आपके क्वेश्चन आता है, हम क्वेश्चन कराते हैं कि पहले एक ट्यूब में हमने पानी भरा, फिर उसमें वैक्सिंग कर दी, मोम लगा दिया। बताइए मोम लगाने पर भी जो सतह होगी वो गीली नहीं होगी ना, तो कांटेक्ट एंगल वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से ज़्यादा। तो याद करना है अपने को, अगर सतह गीली नहीं कर पा रहा है लिक्विड, तो कांटेक्ट एंगल कितना रहा होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा रहा होगा, ठीक है। चलिए आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, 23 क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 23 क्वेश्चन में बोला गया है 3 स्टार दिए गए हैं बच्चों, 3 तारे दिए गए हैं। ए जो है वो ब्लू कलर का दिया गया है, और बी जो है वो रेड कलर का, और सी येलो कलर का दिया गया है। इनके टेम्परेचर बताने हैं आपको, तो वीन्स लॉ लगाइए। ये विबग्योर लिख देता हूँ मैं, ये लिखा मैंने विबग्योर। विबग्योर में नीचे आने पे लैम्डा क्या होता है बच्चों, बढ़ता है, और लैम्डा और टी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वीन लॉ है कि लैम्डा और टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर सबसे कम होगा। तो लैम्डा रेड का सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे कम टेम्परेचर रेड का होगा, मतलब बी का टेम्परेचर सबसे कम होगा। बी का टेम्परेचर वो सबसे कम होगा, ऐसा ऑप्शन ही एक है, बी का टेम्परेचर सबसे कम। समझ रहे हो क्या, और भी निकाल सकते हो। फिर बी के बाद सी का टेम्परेचर आएगा, और ब्लू सबसे ऊपर है, ब्लू का टेम्परेचर वो सबसे ज़्यादा रहेगा, ए का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, बी का टेम्परेचर सबसे कम। फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। 23 क्वेश्चन का आंसर अगर आप देखोगे फर्स्ट आ जाएगा, वीन्स लॉ लगा सकते थे। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आराम से पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और आंसर बताइए कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बताओ, क्वेश्चन ने बोला गया है कि एक बल्ब है, एक इंडक्टर है, इसको रेजिस्टेंस इसका R मान सकते हो, इंडक्टर का XL या ओमेगा L मान सकते थे, और की को क्लोज किया गया है। कुछ देर बाद इसमें आयरन की एक रॉड इंसर्ट की गई है। बच्चों आयरन की रॉड इंसर्ट की गई है, तो ओवरऑल इम्पिडेंस या प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता था R² प्लस XL का स्क्वायर, यही होता है। आयरन रॉड इंसर्ट करोगे ना तो L की वैल्यू बढ़ जाएगी, L की वैल्यू बढ़ जाएगी तो XL बढ़ जाएगा, और XL बढ़ गया तो Z की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर Z की वैल्यू बढ़ गई तो V बराबर IZ होता है, I की वैल्यू V/Z, Z बढ़ गया तो करंट ओवरऑल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और करंट डिक्रीज हो गया तो इसमें जो इसकी तीव्रता होती है I²R होती है। बल्ब की जो ब्राइटनेस होती है, बल्ब कितना चमकता है, बल्ब की पावर कितनी, I²R। I कम कर दिया तो चमकना भी कम कर देगा, ग्लो भी कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। 24 का आंसर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो सब स्टैंडर्ड थे क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 के बाद 25 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 पे आपसे बोला गया है कि टेकिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज ओरिजिन, इसको तो मानना है अपने को ओरिजिन 0,0,
और अपने को सेंटर ऑफ मास चाहिए, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चाहिए। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता था m1 r1 m1 r1 m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। r पोजीशन वेक्टर है, तो बताओ m1, तो इसको अगर मैं m1 मानूँ m, तो m और इसका r कितना मानोगे? इसका पॉइंट ये कहाँ पे है? 0,2 पे, तो 0i और 2j कैप। ऐसे ही ये m लिखते तो इसका r वेक्टर 0,0 ही आता, कुछ नहीं आता। और इसका m लिखते और ये दूरी 2 दे रखी है, तो ये कितना आ जाता? 2i कैप। और अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 मतलब 3m आ जाता। आंसर आ गया। ये m से m कैंसिल हो जाएगा, 2/3 i कैप प्लस j कैप, यानी फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर फोर्थ आ जाएगा। वैसे अलग अलग भी निकाल सकते थे, फॉर्मूला होता है m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, उससे x आता, तो तुम डायरेक्टली x y z निकालो। m1 इंटू r1, r1 मतलब जो भी x और y है उसके आगे i j लगा दो तो वो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, है ना। तो उससे सॉल्व कर लो, एक ही साथ आंसर आ जाएगा i और j में। ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। 25th क्वेश्चन हो जाएगा। 25th के बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं बच्चों अपन। क्वेश्चन नंबर 26 में डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है आपको, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है आपको। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा होता था h अपॉन पी के बराबर, लैम्डा होता था h अपॉन पी के बराबर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन दे रखा है। अब चाहो तो तुम यहाँ से कैलकुलेशन कर लो कि लैम्डा इक्वस टू h अपॉन √2m_k, या तो आप ये फॉर्मूला लगा लो। क्या? क्यों? कौन सी गाड़ी ले जा रहा है? मैं घर जाऊंगा, उससे बोल देना घर जाऊंगा मैं। हाँ लेके आ जाओ, फटाफट लेके आ जाओ, घर जाऊंगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं अपन। 26 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है आपसे कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की जिसकी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता था लैम्डा इक्वस टू h/p, है ना। और p मोमेंटम होता था, मोमेंटम को आप लिख सकते हो √2m_k। या तो ये सॉल्व कर लो, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, मास इलेक्ट्रॉन का, k काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, या तो इसको सॉल्व कर लो। या फिर इसमें क्या कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ना, तो इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ फॉर्मूला होता था। क्या फॉर्मूला होता था? लैम्डा इलेक्ट्रॉन का कितना होता था? लैम्डा इलेक्ट्रॉन का होता था 12.27 अपॉन √v। लैम्डा इलेक्ट्रॉन का यही होता था, तो 12.27 अपॉन √v। बच्चों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती थी Q इंटू वी, तो चार्ज तो E है, E के अलावा आपको 144 वोल्ट दिख रहा है, यही पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे √144 आ जाएगा। √144 मतलब 12.27/12। ये आ गया अपने पास क्या? एंगस्ट्रॉन्ग में आंसर। और अगर ये एंगस्ट्रॉन्ग में आंसर है तो 12 से काटोगे 1.02 इंटू 10 की पावर -10, क्योंकि 12 से कैंसिल करोगे 12 बन जा 12 और 0.0 और 12 2 जा 24, तो 1.02 इंटू 10 की पावर -10 ये आ रहा है। और इसको क्या लिख सकते हो आप? 102 इंटू 10 की पावर 102 इंटू 10 की पावर -12 मीटर, 102 इंटू 10 की पावर -12 मीटर, या 102 इंटू 10 की पावर -3। अगर मैं 10 की पावर -3 करूं तो -9 बाकी रह जाएगा, उसको नैनोमीटर लिख देता हूं। तो 102 इंटू 10 की पावर -3 नैनोमीटर, 26 का आंसर आ जाएगा दूसरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है आपसे? 1 मिनट को रेडियन में बदलना है। बच्चों यूनिट होती है ये एंगल की 60 मिनट, उसमें होता है 1 डिग्री। 60 मिनट में 1 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना आएगा? 1 मिनट में आ जाएगा 1/60 डिग्री।
है ना। और डिग्री को रेडियन में कैसे बदलोगे, 1/60 इंटू पाई बाई 180, 1/60 इंटू पाई बाई 180 इतना रेडियन, यही आंसर आ जाएगा। पाई को आप 3.14 मान सकते हो, तो 3.14 ऊपर आ जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे लिख देता हूँ 3.14, और नीचे आ जाएगा 60 इंटू 180। ये रेडियन में 27वें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए नीट में ना बहुत ही आसान से सवाल आते हैं, छोटी छोटी चीज़ें पूछता है जो आमतौर पर बच्चा ध्यान नहीं देता है ना। तो उसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होती है लेकिन कन्वर्जन नहीं कर पाएगा तो आंसर नहीं आ पाएगा। तो इसमें कुल मिला के ये आंसर है। इसकी लगभग वैल्यू तुम निकाल सकते हो चाहो तो, और लगभग वैल्यू अगर इसे ऊपर 3 मानोगे, है ना, ऊपर अगर 3 मानो तो 3 से इसे कैंसिल करोगे 20 आ जाएगा, तो 1/36 और 2 0 तो दिख ही रहे, तो 10 की पावर -2। अब बताओ 1/36 को सॉल्व करोगे तो पॉइंट लगाओगे तो 10 हो जाता, और फिर 0 लगाते तो 100 होता, और फिर 36 इंटू 3 तो कर नहीं पाते, इंटू 2 आता, इंटू 10 की पावर -4 आती, है ना। 1/36 को सॉल्व करते तो पॉइंट लगाते तो 10 होता, तो 10 भी नहीं आ रहा तो 0 लगाते फिर 100 होता, तो यानी 0.02 इंटू 10 की पावर -2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 10 की पावर -2, तो 0.02 इंटू 10 की पावर -2 या 2 इंटू 10 की पावर -4, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, समझ रहे हो। तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको और चीज़ें याद होनी चाहिए, उसी से ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, 28 पे आ जाओ। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इतनी केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, किसको याद नहीं है ये एनर्जी, कि हाइड्रोजन एटम की एनर्जी होती है -13.6/n²। थर्ड इसका आंसर है। नहीं पता हो, n की वैल्यू 1 डाल के देख लो भाई, n की वैल्यू 1 डालोगे -13.6, n की वैल्यू 2 डाल लो, 3 डाल लो, सबको याद रहती है, बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, -13.6/n²। ठीक है, तो 28 का थर्ड आंसर आ जाएगा। 28 के आगे चलो, 29 क्वेश्चन पे आ जाओ। 29 क्वेश्चन पे आ जाइए। 29 क्वेश्चन देख लीजिए। 29 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, पढ़ लीजिए 29 क्वेश्चन। मैं आराम से टाइम दे देता हूँ आपको, आप सॉल्व कर लो कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। पढ़ लिया, सॉल्व कर लिया, पॉज कर दो वीडियो को, सॉल्व कर लो, आंसर तो बता ही रहा हूँ मैं आपको। बोला हुआ है कि वायर ऑफ लेंथ L कैरिंग करंट I इज बेंट इन फॉर्म ऑफ सर्कल, मैग्नेटिक मोमेंट। बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट होता है I इंटू A, I की वैल्यू I है, लेंथ L थी, उसको सर्कल में बदल दिया तो लेंथ L से 2πr बन गया, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, L/2π। तो मैग्नेटिक मोमेंट था I इंटू A की वैल्यू है πr²। r² मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो L²/4π²। एक पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया IL²/4π, IL²/4π। फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, करंट की एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन होना चाहिए। आगे बढ़े, 29 क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो कि क्या क्या आंसर आना चाहिए। तो 30 क्वेश्चन पे आ गए, यहाँ पर आराम से रीड कर लो और बता दो 30 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला हुआ है आपको, डेप्थ दी गई है, कौन डेप्थ निकालनी है, गहराई निकालनी है। गहराई का फॉर्मूला होता था GD = G1 - D/R। हर डेप्थ के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप, ग्रेविटेशन में पढ़ाते हैं अपन। हाइट के लिए 2 अलग अलग फॉर्मूले होते हैं कि पास की हाइट है कि दूर की हाइट है, लेकिन डेप्थ का ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल होता है ना। तो ये वैल्यू आपको दे रखी है किसके बराबर, वो डेप्थ जब ग्रेविटी 1/n टाइम्स हो जाएगी, तो इस वैल्यू को G/n के बराबर कर लो। देखो G से G क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बाकी रह गया, 1 - D/R = 1/n। तो D की वैल्यू निकालनी है, तो 1 - 1/n = D/R। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R इधर आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो n - 1/n आ जाएगा, R n - 1/n। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस, फॉर्मूले याद हैं, हो जाएंगे सवाल। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 30 के आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्टिक्स का सवाल है। क्या बोला हुआ है, पढ़ लो, बता दो।
ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर एट अ डिस्टेंस 1.5 f। बताइए कॉन्केव मिरर दिया हुआ है और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितनी दूरी पर रखा गया है? 1.5 f। तो अपने को बताना है इमेज कहाँ पे बनेगी। अब या तो तुम इमेज फॉर्मूला लगा दो 1/v माइनस 1/u इक्वस टू 1/f। मिरर है तो 1/v प्लस 1/u इक्वस टू 1/f। या तो मिरर फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको, है ना। तो मिरर फार्मूला लगा सकते थे आप यहाँ पे, लेकिन उससे भी आसान तरीके हैं। न्यूटन फार्मूला लगा दो तो बहुत जल्दी से आंसर आ जाएगा, है ना। बच्चों मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता था f/x। ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है, न्यूटन फार्मूला है ये। हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, बट ओरली हो जाते हैं इससे ऑप्टिक्स के सवाल। x होता है फोकस से दूरी, फोकस से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो फोकस से दूरी कितनी आएगी? फोकस से दूरी 0.5 f आ जाएगी। फोकस से दूरी 0.5 f आ जाएगी। तो मैग्नीफिकेशन कितना आ गया? f/x। x की वैल्यू 0.5 f है, तो 0.5 यानी 1/2, 2 ऊपर आ गया तो मैग्नीफिकेशन डबल हो गया। मैग्नीफिकेशन 2 का मतलब क्या होता है? साइज डबल हो जाएगी, डिस्टेंस डबल हो जाएगी। यानी 1.5 f है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आएगी 3f। 3f के दो आंसर दिख रहे होंगे, 3f भी है माइनस 3f भी है। सर प्लस होगा कि माइनस होगा? आपको 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3 बताया हुआ है। जिसने पढ़ा होगा मेरे से ऑप्टिक्स, उसमें हम ऐसा बताते थे कि ये कोई भी अगर अपने पास मिरर है, जैसे ये यहाँ पे क्या है, कॉन्केव मिरर है, तो इसमें इन्फिनिटी से सेंटर और फोकस। तो इन्फिनिटी से सेंटर को हम 1 बोलते थे, सेंटर से फोकस को 2 बोलते थे। तो हमेशा 1 की इमेज 2 में और 2 की इमेज 1 में बनेगी। तो ये सेंटर 2f होता था, तो क्या 1.5 f 2 में होगा? है ना, f और 2f के बीच में तो 1.5 f होगा। तो बताइए इसमें 2 की इमेज 1 में बनेगी। 1 में बनने का मतलब क्या है कि इसी साइड बनेगी, और ये कौन सी साइड होती है? माइनस, क्योंकि रे ऑफ लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। इसी साइड बन रही है इमेज, मतलब -3f आएगा। यानी 31 का आंसर वो सेकंड आएगा। ओरली हो जाएगा ये सब सवाल, वो समझाने में लगता है ठीक से पढ़ा होगा तो ओरली हो जाएगा। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बताइए, अपन क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। 32 क्वेश्चन में आपको बोला गया है एंगुलर स्पीड ऑफ व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 360 टू दिस इन 14 सेकेंड। एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। तो आप ये बताइए, एंगुलर स्पीड 360 rpm, बताइए 360 rpm को 60 से डिवाइड कर दो। तो rpm को अगर आप 60 से डिवाइड करोगे, rpm को 60 से डिवाइड करोगे तो अपने पास आ जाएगा 6 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। मतलब ये फ्रीक्वेंसी आ गई, इनिशियल फ्रीक्वेंसी। बाद में 1200 rpm हो गया, तो 1200 rpm को 60 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 20। ये फाइनल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी से तुम ओमेगा निकाल सकते हो, ओमेगा होता है 2πf, है ना। ऐसा सोचो, लीनियर में सोचो कि तुम्हें इनिशियल स्पीड भी दे रखी है, तुम्हें फाइनल स्पीड भी दे रखी है, तुम्हें टाइम भी दे रखा है, और तुमसे एक्सेलरेशन पूछा है। कोई इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ जिसमें v, u, t और a आता हो। v माइनस u बराबर at। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस at लगा दो, आंसर आ गया। लेकिन याद रखना एंगुलर है, ये ओमेगा फाइनल होगा, ये ओमेगा इनिशियल होगा, ये अल्फा होगा, ये t होगा। बताओ ओमेगा फाइनल कितना होगा? ओमेगा फाइनल होगा 2π और f फाइनल कितना था? 20 बराबर u। u कितना हो जाएगा? 2π इंटू 6 प्लस a या अल्फ़ा और t की वैल्यू 14 दे रखी है। इसे सॉल्व करना पड़ेगा। बताओ 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 40π, तो 40π माइनस 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12π बराबर 14t। लीनियर इक्वेशन में सोचिए, बताइए 40 में से 12 जाएगा तो 28π/14, ये आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा। अल्फ़ा है, ठीक है ना। यहाँ पे अल्फ़ा इंटू 14 है, तो ये अल्फ़ा इंटू 14 ही है, अल्फ़ा ही निकालना है। तो 14 नीचे आ गया, तो 14 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2π आंसर आ गया बच्चों। 2π मतलब कि सेकेंड। 32 का आंसर अगर आप देखोगे तो सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। याद करना है अपने को, बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं। सोचिए किस किस तरीके से सॉल्व करना है और खुद से सॉल्व कीजिए। 32 क्वेश्चन हो जाएगा। 33 क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 33 आराम से पढ़ लीजिए, नीट में मुश्किल सवाल नहीं आते हैं। हो सकता है कैलकुलेशन कुछ ऐसी आ जाए कि आपको मुश्किल लगे, तो सॉल्व कीजिए। और हर बार ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, हर बार एक ना एक सवाल ऐसा आता है जिसमें कैलकुलेशन आपसे पूछता है, ठीक है। तो बताइए 33 क्वेश्चन में आपसे क्या बोला हुआ है, द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। तो आपसे ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना होगा। बच्चों फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना होगा, k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। k कितना होगा 9 इंटू 10 की पावर 9 k, है ना, q1 q2। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज का स्क्वायर, चार्ज होता है 1.6 उसका स्क्वायर, और 10 की पावर -19 का स्क्वायर, 10 की पावर -38। तो मैंने लिख दिया के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर है 1.6 का स्क्वायर और एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 का स्क्वायर, 10 की पावर -20 हो गया। ये मैंने फोर्स लिखा है बच्चों, फोर्स की वैल्यू देखिए 1.6 का स्क्वायर से 1.6 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना। अच्छा, और यहाँ पे देखिए 10 की पावर -20 जब ऊपर आएगा तो ये 20 और 9 मिलके 29 हो जाएगा, और 29 में -38 अगर है तो 9 इंटू 10 की पावर -9 बाकी रह जाएगा। 29 था और -38 था, तो ये फोर्स आ गया। फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, इसलिए मास नीचे आ गया, मास इलेक्ट्रॉन का। अब मास इलेक्ट्रॉन का कितना है, 9 इंटू 10 की पावर -31। तो मास की जगह लिखूंगा 9 इंटू 10 की पावर -31। 9 से 9 कैंसिल हुआ, -31 ऊपर गया तो 31 - 9, 31 - 9 22 होता है। 10 की पावर 22 आंसर आ गया। कैलकुलेशन नीट में मुश्किल सवाल नहीं देगा, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करवाएगा, तो कैलकुलेशन ज़रूर कर लेना आप। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाइए। बताइए क्वेश्चन नंबर 34 में मॉडर्न फिजिक्स में बोला है गामा रेडिएशंस में क्या होता है। बच्चों गामा आपका भाई है, कुछ नहीं करता है वो। गामा रेडिएशंस निकलने पर न तो मास नंबर चेंज होगा, न तो चार्ज नंबर चेंज होगा। मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड वाइल एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 1, गलत हो गया। मास नंबर एटॉमिक नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड, ये सही है बच्चों। गामा रेडिएशंस जब निकलती हैं तो याद रखना है कि जो न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है बस, और एनर्जी वाले फोटॉन्स निकाल दिए उसने। फोटॉन्स निकलने से मास नंबर और ये एटॉमिक नंबर इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 34 का आंसर अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम बताएंगे 3rd। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 35, बोलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला गया है। क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मीडियम टू वैक्यूम इज 45, देन वेलोसिटी। तो बताइए मेरे को कि क्रिटिकल एंगल आपको दिया है 45 डिग्री, तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है साइन थीटा सी बराबर 1/μ। साइन थीटा सी बराबर 1/μ। बताइए साइन थीटा सी मतलब साइन 45 हो गया है, तो इसको लिखना चाहिए साइन 45 बराबर 1/μ। और साइन 45 बराबर 1/μ है तो साइन 45 होता 1/√2 बराबर 1/μ, और यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आती है √2। म्यू की वैल्यू अगर √2 आ गई तो बताओ मीडियम में वेलोसिटी होती है 3 × 10 की पावर 8/μ। मीडियम में वेलोसिटी कितनी होती है, म्यू से डिवाइड हो जाती है, तो 3 × 10 की पावर 8 /μ, यानी 35 का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 3rd आ जाएगा। 35 का आंसर 3rd आ जाएगा। वेलोसिटी वैक्यूम में मैक्सिमम होती है, मीडियम में वेलोसिटी म्यू से डिवाइड हो जाती है, लैम्डा भी म्यू से डिवाइड हो जाता है, फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करती है, सेम रहती है। ये सब ऑब्वियस ही चीज़ें पता होनी चाहिए। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, 36 क्वेश्चन की तरफ चलिए। बताइए 36 क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, एक्सेलरेशन निकालना है। पढ़ा तो नहीं सवाल, लेकिन एक्सेलरेशन ही निकालना होगा, और क्या निकालना है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ही निकालना है। बताओ एक्सेलरेशन निकालना है तो नीचे इसमें लग रहा होगा mg, 2 × g यानी 20 लग रहा होगा। ये आगे खिसकेगा तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन होता है म्यू के × n, म्यू के है 0.05, फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेसेज 0.05 × n। n की वैल्यू यहाँ पे 100 आएगी बच्चों, n की वैल्यू 100 आएगी, n की वैल्यू इसमें mg आ जाएगी।
एन होता है दबाने वाला फोर्स, कौन दबा रहा है, 10G दबा रहा है, 10 इंटू जी जो 100 हो गया, तो ये कितना आया 0.05 इंटू 100 मतलब 5 आ गया, तो पीछे 5 लग रहा है, तो F इक्वल्स टू ma लगा दो। F कितना है 20 नीचे लगा, 5 पीछे लगा, तो 20 माइनस 5, 20 इसको नीचे खींचना चाहता है, 5 बचाना चाहता है, तो 20 माइनस 5 टोटल फोर्स। मास आ जाएगा 12 इंटू ए, मास 10 प्लस 2 12 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 15/12। 15/12 3 5 और 4 5/4 आ जाएगा। 5/4 यानी कि 36 का आंसर सेकंड आ जाएगा 1.25 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 36 का आंसर क्या आ जाएगा 1.25, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 के आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन दिखा है बड़े सालों बाद। सर्कुलर मोशन में क्या हुआ, अ पॉइंट मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर वर्टिकल, है ना, तो वर्टिकल सर्कल में ये घूम रहा है। द वेलोसिटी ऑफ मास एट लोअर मोस्ट पॉइंट, तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी दे रखी है √7gr, ये वेलोसिटी दे रखी है। तो इस पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी बच्चों, ये सब ओरली भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो ओरली, क्रिटिकल वाला फिगर याद है तुम्हें, क्रिटिकल वाला फिगर क्रांतिक चाल, लोएस्ट पॉइंट पे कम से कम वेलोसिटी कितनी दे रख सकते थे हम, √5gr, जिससे सर्कल कंप्लीट होता। और जब √5gr तुम वेलोसिटी देते हो तब टेंशन कितनी होती है 6 mg। तो याद रखना जो वेलोसिटी का नंबर था उससे एक ज़्यादा नंबर आती है टेंशन। तो वेलोसिटी का नंबर अगर 5 था तो 6 आई, अगर यहाँ पे 7 है तो टेंशन 8 mg आएगी। ये तो नीट स्टाइल में डायरेक्टली आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर आ जाएगा। वरना आप यहाँ पे इक्वेशन भी लगा सकते थे, FC बराबर m इंटू ए सी, उससे भी आंसर आता है। FC बराबर m इंटू ए सी मतलब ऊपर की तरफ T लग रहा था, नीचे mg लग रहा था, तो T माइनस mg, ये क्या आता, नेट फोर्स सेंटर की तरफ बराबर mv² मतलब 7gr/r, है ना, mv², v² की वैल्यू कितनी आ जाती, 7gr का रूट था वो हट जाता, r से r कैंसिल है, 7mg प्लस mg 8mg आ जाता, वो ओरली भी आ रहा है, तो हो जाएंगे क्वेश्चन बड़ी आसानी से। आगे चलते हैं अपन 37 के आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे आ गए हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 38 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद होना चाहिए कि स्फेरोमीटर क्या करता है। स्फेरोमीटर बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम बोलते हैं स्फेरोमीटर। तो स्फेरोमीटर क्या काम करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका मापन करता है, उसका मेजरमेंट करता है, याद होना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। 39 क्वेश्चन, कैपेसिटर का सवाल दिखा है बड़े सालों बाद। बताइए क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ए डी एयर, तो बताओ शुरुआत में कैपेसिटेंस रहा होगा ε0 a/d, शुरुआत में जब एयर थी। अब इसमें क्या कर दिया है, इसमें d/2 दूरी में k बराबर 4 डाल दिया है, तो रेशियो ऑफ न्यू कैपेसिटेंस। अच्छा अब ये बताओ यहाँ पे d/2 में अगर k डाला है तो ये डिस्टेंस डिवीजन है, ये भी d/2 है तो ये भी d/2 होगा, और डिस्टेंस डिवीजन होता था तो k की वैल्यू आती थी d/d1/k1 प्लस d2/k2। ऊपर क्या लिखा था, ये d1 प्लस d2 या टोटल डिस्टेंस ये होता था। इसमें दोनों डिस्टेंसेस सेम है, अगर उसका फॉर्मूला नहीं याद हो, अगर मान लो दोनों डिस्टेंसेस सेम होती, मान लो ये d और d होती, तो ऊपर आता 2d, नीचे आता d/k1 प्लस d/k2, और आपको याद होना चाहिए ये कैंसिल होने के बाद बनता था 2k1k2 अपॉन k1 प्लस k2। तो जब दो सेम डिस्टेंसेस में डाइलेक्ट्रिक या परावैद्युतांक डालते थे तो नया k कितना होता था, 2k1k2 अपॉन k1 प्लस k2 होता था। बताइए मेरे को, तो नया k हो कितना जाएगा, 2k1k2 अपॉन k1 प्लस k2। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं भरा है तो यहाँ पे वैक्यूम होगा, निर्वात होगा, उसका k1 है और इसका k4 दिया गया है, तो ओवरऑल k सिस्टम का कितना हो जाएगा, 2k1 की जगह 1, k2 की जगह 4 अपॉन k1 प्लस k2, यानी वो आ जाएगा बच्चों 8/5। तो नया कैपेसिटेंस
वो आ जाएगा 8/5 टाइम्स ओल्ड कैपेसिटेंस के, क्योंकि नया कैपेसिटेंस केसी होता था। अपने को यही पूछा है C0 को नीचे ले जाओ, तो नया वाला और पुराने वाले का रेशियो 8/5 आ जाएगा। 8/5 थर्ड इसका आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली फॉर्मूला है, वो तो डेरिवेशन कराया, फॉर्मूला याद हो तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, 40 नंबर पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको बोला गया है पावर ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों बाई कॉन्वेक्स लेंस इसको कहते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस इज 10, पावर इसकी 10 दी हुई है। अच्छा, अगर ऑप्टिक्स आपने पढ़ी है तो ये म्यू है, ये 1 है, बताओ इस सरफेस की पावर आएगी म्यू माइनस 1/r, इस सरफेस की पावर भी आएगी म्यू माइनस 1/r, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी 2 म्यू माइनस 1/r। और अगर ये पावर आ गई 2 म्यू माइनस 1/r और वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी हुई, ये आंसर आ जाएगा। ये 10 है, ये 2 म्यू माइनस 1, आर की वैल्यू 10/100 लिखनी पड़ेगी क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में किया हुआ है। ये 10 इधर चला जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो म्यू माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, क्योंकि ये 2 नीचे आ जाएगा। म्यू माइनस 1 की वैल्यू 1/2 और म्यू की वैल्यू आ जाएगी 3/2 के बराबर, तो म्यू की वैल्यू 3/2 के बराबर आ जाएगी। 40 का फर्स्ट आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है, जो तरीके से हमने आपको ऑप्टिक्स पढ़ाई है वो पढ़ रखी होगी तो ओरली कर दोगे सारे सवाल, ठीक है। आगे चलो, अगले प्रश्न की तरफ चलो। 40 के आगे 41 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। देख लीजिए 41 नंबर का क्वेश्चन और बता दीजिए क्या इसका आंसर आने वाला है। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विद रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज थिन पॉजिटिव चार्ज, क्या बोला, फ्रॉम द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मेटेलिक थिन शेल ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय ग्राफ। बच्चों वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछा है, पोटेंशियल का वेरिएशन पूछा है, और एक अपने को क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विद रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ पॉजिटिव मेटेलिक थिन शेल ऑफ रेडियस आर। बच्चों ये आर है और सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर है। बताइए इसका पोटेंशियल कितना होता था। बच्चों अंदर पोटेंशियल होता था KQ/R और सरफेस पे भी पोटेंशियल KQ/R ही होता था, बाहर पोटेंशियल KQ/r हो जाता था। तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा, इस तरीके का, इस तरीके का ग्राफ आएगा। अंदर वाले पॉइंट और सरफेस पे कितना रहेगा KQ/R और बाहर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद क्रमानुपाती R के रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन गलत है, और देख लेते हैं अपन इसमें थर्ड ऑप्शन सही दिख रहा है बच्चों, थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन ही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि KQ/R रहता है ना, शेल है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, और बाहर उसका पोटेंशियल कितना होता है KQ/r। तो 41 क्वेश्चन का आंसर आप देखोगे तो वो 3 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलो, 41 के बाद 42 नंबर में आ जाओ। 42 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लो, सब थियोरेटिकल क्वेश्चन है और आपको आने चाहिए। इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें बोला हुआ है यूनिवर्सल गेट कौन से हैं। बच्चों यूनिवर्सल गेट नैंड यूनिवर्सल गेट है, मतलब नैंड से आप कोई भी और गेट बना सकते हो, तो यही नैंड गेट को ही क्या माना गया है, यूनिवर्सल गेट। आगे चलिए बच्चों, इसके आगे चलिए 42, 43 में पीरियोडिक फंक्शन कौन सा होगा। जब आपको SHM पढ़ाते हैं, जब आपको अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाते हैं, तो हम 3-4 इक्वेशंस लिखवाते हैं, उनमें यही इक्वेशन एक है जो पीरियोडिक मोशन है। साइन ओमेगा टी भी पीरियोडिक है, मतलब आवर्ती गति है। साइन ओमेगा टी भी अपने तरंग है, वेव है, अपने आप को दोहरा रहा है, और कॉस ओमेगा टी भी अपने आप को दोहरा रहा है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी क्या मिलेगा, पीरियोडिक ही मिलेगा। ये सब पीरियोडिक नहीं है, इनके तो ग्राफ ही ऐसे हैं, है ना। साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी को सॉल्व करोगे तो ये साइन में ही आ जाता है। इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी बताते थे हम आपको, इसका आयाम एम्पलीट्यूड भी बताते थे हम आपको। तो यही पीरियोडिक फंक्शन है, यही अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसको SHM सरल आवर्ती गति, ऑल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आगे चलो 44 क्वेश्चन पे आ जाओ। 44 क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि
इलेक्ट्रॉन का एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले किस एक्सपेरिमेंट में वेव नेचर बताया गया था? डेविस जर्मर एक्सपेरिमेंट में, मैटर वेव्स में आपको पढ़ाया जाता है, सबसे पहले इसी एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर आया हुआ था। ठीक है, तो 44th का भी फर्स्ट आंसर आ जाएगा। और अब आता है बच्चों लास्ट क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन। 45th क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक पर्सन है, वो पर्सन ग्राउंड फ्लोर पर बैठा हुआ है और वो देखता है कि एक 1.5 मीटर की विंडो है। तो एक विंडो है, 1.5 मीटर की विंडो है, और क्या किया गया, रूफ से, छत से एक बॉल को गिराया गया, छत से एक बॉल को गिराया गया, वो नीचे गिरी, तो इस विंडो को क्रॉस करने में उसने 0.1 सेकेंड का समय लगाया। तो बताइए कि जब विंडो के टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये बॉल होगी तब उसकी स्पीड कितनी होगी, ये बतानी है। बच्चों यहाँ कहीं भी फाइनल वेलोसिटी की बात नहीं की गई है, आप इक्वेशन लगाओ s = ut + ½ at²। जब भी ये इक्वेशन लगाओ प्लस माइनस जरूर देखना है। s की वैल्यू -1.5, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, इनिशियल से फाइनल होता है विस्थापन नीचे की तरफ, नीचे को माइनस माना मैंने, तो -1.5। u × t की वैल्यू 0.1 आ गई है, प्लस हाफ a की वैल्यू बच्चों -10 लेनी पड़ेगी। -10 क्यों लेनी पड़ेगी a की वैल्यू? क्योंकि g नीचे की तरफ लगेगा, -10, और t का स्क्वायर मतलब 10 की पावर -2 आ जाएगा, क्योंकि t की वैल्यू 0.1 है, 0.1 को 10 की पावर -1 लिख सकते हो, उसका स्क्वायर 10 की पावर -2 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो। तो एक तरफ लिखा हुआ है -1.5, इधर लिखा हुआ है -1.5, इधर लिखा है u × 0.1, और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो 2 को इससे कैंसिल करोगे, ये कितना आ जाएगा, -5, और यहाँ पे आ जाएगा -0.05, -0.05। क्यों? ये 5 है और 10 की पावर -2, तो 0.05। अब ये माइनस में है, जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -1.5 + 0.05 बराबर u × 0.1। ये कितना हो गया, -1.45 बाकी रह जाएगा, बराबर u × 0.1। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -14.5, क्योंकि ये 0.1 नीचे आएगा तो 10 ऊपर लगेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे 14.5। माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि नीचे जा रहा है पार्टिकल, तो इस पॉइंट पे u किधर होगा, नीचे ही होगा, तो 14.5 आंसर आ जाएगा। जब भी अपन s = ut + ½ at² लगाते हैं, तो जिस डिस्प्लेसमेंट के लिए ये इक्वेशन लगा रहे हो, उस डिस्प्लेसमेंट का जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है, उस स्टार्टिंग पॉइंट की स्पीड यहाँ पे लिखनी है आपको, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएंगे 45 क्वेश्चन। नीट 2020 में 2 पेपर हुआ था। 13 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसका डिस्कशन 13 सितंबर की रात को ही बना के मैंने डाल दिया था। हो सकता है वो सॉल्यूशन में आपको पेपर ना दिखे, केवल आंसर्स मैं कर रहा हूँ, तो उसका एक ठीक सॉल्यूशन भी मैं बना दूंगा, बट वो है ऑलरेडी चैनल पे। और ये जो 13 सितंबर के बाद 14 अक्टूबर को जो बच्चे नहीं दे पाए थे 13 सितंबर को 2020 में नीट, तो ये 14 अक्टूबर को एक और पेपर हुआ था नीट का, उसके सॉल्यूशन भी हैं। तो ईयर 2000 से लेके 2020 तक के सारे पेपर के सॉल्यूशन लगभग इस चैनल पे हैं, आप देखिए। और बच्चों इस बार ज़रूर डॉक्टर बनिए। बेस्ट ऑफ लक।